हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा पीजीटी की वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट की भी अनाउंस हुई हैं इसमें वैकेंसीज़, और उम्मीद है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू हम एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस दिया हुआ है उसको। तो कुछ पार्ट्स के अंदर ये वीडियो आएंगी, कोशिश रहेगी छोटी वीडियोस बनाने की ताकि आप उनको इजीली देख पाएँ। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा आज वीडियो का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल का मीनिंग क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती हैं। इस तरह के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आज हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मास्टर्स किया है तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से वैसे वाकिफ़ हैं। तो यहाँ हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये डेफिनेशन दी किसने है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन में देखो दिया क्या है कि अकाउंटिंग एक साइंस है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। अब ये क्या स्टेप होते हैं? रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल एंट्री बनाना, क्लासीफाई का मतलब है लेजर बनाना, और समराइजिंग का मतलब है उसके बाद जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो प्रिपेयर करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम मेज़र करते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, यानी जिनको हम मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई चल रही है, उनके बीच में जो भी इशू चल रहा है उसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन हम उसको मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते कि इतना इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यानी हम सिर्फ उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, यानी जिनका इफेक्ट हम मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब इन पार्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे जस्ट सपोज आपके एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। अब स्ट्राइक जो है उसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो स्ट्राइक को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन मान लो इसी स्ट्राइक में वहाँ पे कोई आग लग गई और उस वजह से आपका कुछ सामान जल गया, तो अब उस सामान जलने का जो है, जो लॉस बाय फायर है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसको हम मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। तो यानी ये पूरी इवेंट जो हुई स्ट्राइक की, इसमें सिर्फ ये पार्ट जो था कि आपकी आग लगी और आग लगने से आपका कुछ सामान जला, ये आपका फाइनेंशियल नेचर का है, तो सिर्फ इतने ही पार्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आए उसके क्या मायने हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन है जो आप सबने पढ़ी होगी। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन दी किसने है। बाकी ये जो स्टेप है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये हम अभी करते हैं। तो देखो, एक होता है अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कोई चीज़ जो लगातार घूमती रहती है, उसी तरह से अकाउंटिंग साइकिल आपका हमेशा चलता रहता है। तो जैसे कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की होने का मतलब है कि उसका इफेक्ट आप मनी के रूप में मेज़र कर सकते हो, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कुछ कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये मनी के रूप में मेज़र हो सकती है या नहीं। मान लो आपने किसी को सामान सेल किया उधार में, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये फाइनेंशियल नेचर की है। मनी के रूप में मेज़र हम इसको कर सकते हैं कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। देखो यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे मैटर ये करता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट पैसे के रूप में मेज़र किया जा सके। तो चाहे आपने सामान उधार में बेचा है, वो भी एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है। बट कोई एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हुआ है, कोई स्ट्राइक हुई है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है वो ये देखना है आपको कि ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है तो हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं? देखो, जर्नल आपने देखा होगा,
जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं कि पहली बार जो हमारी एंट्री होती है अकाउंट्स में वो जर्नल के अंदर होती है। ठीक है, अब क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने जर्नल लेजर के बारे में पढ़ा है तो उस हिसाब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, तो सब्सिडियरी बुक्स मैं आपको बता देती हूँ क्या होती हैं। जैसे कैश बुक है, कैश बुक किस लिए बनाई जाती है, जितनी भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। परचेज बुक है, ये बनाई जाती है आपकी क्रेडिट परचेजेस के लिए, यानी जो आपने उधार में परचेज किया उसके लिए, क्योंकि जो कैश में परचेज की है वो तो कैश बुक में आ गई। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस जो है वो परचेज बुक में आएगी। इसी तरह से आप सेल्स बुक बनाते हो, सेल्स बुक क्या होती है, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए होती है कि आपने उधार में सेल की है। ठीक है, क्योंकि जो कैश सेल्स होगी वो आपकी कैश बुक में आ जाएगी, इसलिए सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेल्स बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। देन आपके पास आता है परचेज रिटर्न बुक, ये रिटर्न आउटवर्ड्स के लिए होती है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने सामान परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न आउटवर्ड है क्योंकि आपसे यहाँ से सामान बाहर जा रहा है। आपने सामान परचेज किया था, अब आपको पसंद नहीं आया तो आपने बाहर रिटर्न किया ना, इसको बाहर वापस भेज दिया, तो ये रिटर्न आउटवर्ड्स होता है। सेल्स रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। सेल्स रिटर्न मतलब आपने किसी को सामान सेल किया था, उसको पसंद नहीं आया, उसने आपको वापस भेज दिया, तो अभी आपके पास आ रहा है सामान, तो इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, जैसे जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब कौन, जिनको आपने सामान उधार में बेचा है, ये आपके बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनसे बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा था, जिनको आपको पैसे देने हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम इन सब चीज़ों के मीनिंग समझेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल क्या होते हैं, उन सब का मीनिंग हम देखेंगे। देन आता है आपका जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो इनमें से किसी भी बुक के अंदर नहीं आई वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल लो डेप्रीसिएशन का, आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है। अब डेप्रीसिएशन मुझे बताओ, ना कैश बुक में आएगा, ना परचेज में, ना परचेज रिटर्न में, ना बिल्स रिसीवेबल, इनमें से किसी में भी नहीं आएगा, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी। इसी तरह से मान लो आप कोई प्रोविज़न बनाते हो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो उसकी एंट्री भी कहाँ होती है, जर्नल प्रॉपर के अंदर होती है। तो अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस सारी की सारी बुक्स मेंटेन करें। कोई बिज़नेस हो सकता है सिर्फ कैश बुक मेंटेन करे, बाकी कोई भी बुक मेंटेन ना करे। तो अगर वो बाकी कोई भी बुक मेंटेन नहीं करता है तो कैश बुक के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी चल जाएगी जर्नल प्रॉपर के अंदर, यानी क्रेडिट परचेजेस वाली भी जर्नल प्रॉपर में आएगी। फिर वो क्यों, क्योंकि वो परचेज बुक तो बना नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल एंट्री बनाना आपका पहला स्टेप होता है, यानी आप जर्नल एंट्री पास करते हो। अब जर्नल एंट्री में जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो ये होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज ऑर्डर में, कि 1 तारीख के ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड की जाएगी, फिर 2 की, फिर 3 की, इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। बट अब मान लो लेजर हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो कोई पर्सन है, जस्ट सपोज एक्स नाम है उसका, वो पर्सन आपका रेगुलर कस्टमर है, तो वो कभी आपसे उधार में सामान ले जाता है, कभी वो आपको कुछ पैसे दे जाता है। अब मान लो एक्स किसी दिन आपके पास आके ये बोलता है भाई मेरा बैलेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, क्या आप 1 तारीख से लेके सारे महीने के रिकॉर्ड चेक करोगे कि एक्स की एंट्री कब कब है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर के अंदर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी बेसिकली एक आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे एक्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो 1 को हुई हो, चाहे वो 10 को हुई हो, चाहे वो 15 तारीख को हुई हो, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम एक्स के अकाउंट में डाल देंगे ताकि हमें एक्स का बैलेंस इजीली पता लग जाए। तो जर्नल एंट्री के अंदर जो हमने जर्नल एंट्री पास की है उससे हम लेजर बनाते हैं, यानी जितने भी अकाउंट्स हमने खोले हैं उन अकाउंट्स को इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे और उनका बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम ये सारे स्टेप डिटेल में करेंगे आने वाले टाइम में, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है यहाँ पे। ठीक है,
ये जर्नल क्या होता है, कैसे एंट्रीज पास होती है, कैसे लेज़र में पोस्टिंग होती है, ये सारा हम अभी आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। तो जब हम लेज़र में एंट्री करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, जर्नल में हम एंट्री करते हैं तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं इसको, और जब हम लेजर में एंट्रीज लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। अब लेजर के जो बैलेंसेस निकले उन बैलेंसेस से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। अकाउंट तो क्या होता है, ऐसे कुछ टी शेप में आप बनाते हो ना, इधर डेबिट लिखा होता है, इधर क्रेडिट लिखा होता है, यहाँ 2 करके एंट्री पास होती है, यहाँ बाय करके एंट्री पास होती है। बट ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हमने लेजर अकाउंट्स खोले हैं उनके बैलेंसेस लिखे होते हैं। जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में दिखा देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में दिखा देंगे, और फिर हम इसको टैली करके देखते हैं। देन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी बनाते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है, और बैलेंस शीट आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी की एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, ये चीज़ें आपको बताती है, ठीक है। अब ये सारे स्टेप क्योंकि हम डिटेल में करने वाले हैं तो यहाँ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, देखो ये साइकिल हमेशा चलता जाएगा क्योंकि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती रहेगी, फिर वो ट्रांजैक्शन जो है वो इसी सर्कल से गुजरती रहेगी। तो यानी अकाउंटिंग साइकिल जो है वो नेवर एंडिंग होता है, जब तक बिजनेस चलता है तब तक अकाउंटिंग साइकिल आपका चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की। तो पहली है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। देखो साइंस किसको बोलते हो आप, जिसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो अकाउंटिंग में भी रूल्स रेगुलेशन है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, एसेट कब शो करनी है, कहाँ शो करनी है, लायबिलिटीज़ कहाँ शो करनी है, हर चीज़ का एक रूल है। तो यानी अकाउंटिंग जो है वो साइंस है। इसी तरह से अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। आर्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो आर्ट वो चीज़ होती है, कला जिसको हम बोलते हैं, जैसे पेंटिंग है, ठीक है, तो वो आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग में देखो जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करना अपने आप में एक आर्ट है। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि इस साल बिजनेस के लॉस जो हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में बड़े हैं या प्रॉफिट बड़ा है, तो आप उसको एनालाइज करते हो। अब एनालाइज हर बंदा अपने तरीके से करेगा, उसका हर बंदा अपने हिसाब से रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। देन आता है कि हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, यानी जिनको हम मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। देन हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र करते हैं, ठीक है। देखो इन टर्म्स ऑफ मनी क्यों रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लो आपने 2 गाड़ियाँ खरीदी, बट हम 2 गाड़ियाँ नहीं दिखाएंगे, हम उसकी वैल्यू दिखाएंगे। आपने 2 मशीनें परचेज़ की, हम ये नहीं दिखाएंगे कि हमने 2 मशीनें परचेज़ की, हम दिखाएंगे कि हमने 20,000 रुपये की मशीन परचेज़ की है, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम मेज़र करते हैं, फाइन। देन है कि रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब होता है कैटेगराइज करना। तो यही है कि लेजर बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम से या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है समराइजिंग। समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। इस स्टेप को हम बोलते हैं समराइज करना, यानी सारे रिजल्ट की समरी प्रिपेयर करना, ठीक है। देन हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब हम देखते हैं कि हमारे पिछले साल से कंपैरिजन करके देखते हैं कि प्रॉफिट बढ़े हैं या कम हुए हैं, सेल्स बढ़ी है या कम हुई है, खर्चे कम हुए हैं कि बढ़े हैं, और फिर हम उसको कम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट किसको करेंगे, कई पार्टीज़ होती हैं जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। देखो पहले मान लो आप ये लगाओ कि एक बहुत ही छोटी सी शॉप है जिस पे रोज़ के 10-12 कस्टमर आते हैं, तो वो पर्सन जो है, जो शॉपकीपर है, वो याद रख सकता है कि इस बंदे से मुझे इतने पैसे लेने हैं, इससे मुझे इतने पैसे लेने हैं, या इतने का सामान मैंने लिया है, इतने का इसको दिया है। लेकिन आप बताओ कि अगर एक बिज़नेस जो है ये बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी। अब वो सारी ट्रांजेक्शन तो आप दिमाग में नहीं रख सकते,
तो इसलिए क्या है कि हम सोचते हैं कि इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रख लिया जाए ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यही है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनका। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल सकें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें। देखो फाइनेंशियल पोजीशन ये वर्ड बार बार आता है, इसको आप मतलब समझ लीजिए। जैसे आप किसी पर्सन के बारे में कहते हो कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके पास कितनी एसेट है, इससे कितने लोग पैसे मांगते हैं, यानी इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। इसी तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी यही होती है कि कितनी बिजनेस की एसेट है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, देन देखो लीगल नॉर्म्स को कंप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। जैसे आप टैक्स भरते हो तो टैक्स के टाइम आपको अपनी अकाउंटिंग दिखानी पड़ेगी, अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। रेंडमली तो आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा अपने अकाउंट्स। और उसके बाद क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। अब इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती है, किनको कम्युनिकेट होती है, ये हम अभी आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज़ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और वैसे भी आता है। तो देखो जो हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था ना, उसमें मैंने आपको पहले क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको हम जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ तक का जो स्टेप है लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने तक का, ये बुक कीपिंग के अंदर आता है। लेजर अकाउंट के बाद आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, उसको कम्युनिकेट करते हो। ये सारा स्टेप जो है ये अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर आता है आपका जर्नल एंट्री बनाना और लेजर बनाना। अकाउंटिंग के अंदर लेजर बनाने के बाद का जितना भी प्रोसेस है, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो बुक कीपिंग जो है ये प्रोसेस लेजर बनाने तक का है और अकाउंटिंग में बाद वाला सारा प्रोसेस आता है। तो जो बुक कीपिंग है ये रूटीन का फंक्शन है, इसको कम नॉलेज वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में तो आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए क्योंकि आपको रिजल्ट को एनालाइज करना है, तो इसमें आपको ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। देन बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है ना, क्योंकि बुक कीपिंग एंड हुई आपकी लेजर बनाने पे, देन उसके बाद का जो प्रोसेस है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइन, अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो अकाउंटेंसी का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो करते हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, क्लासीफाई करने में, समराइज करने में। देखो कुछ रूल्स है ना, ऐसे थोड़ा ही है कि आप किसी भी चीज़ को डेबिट कर दो, किसी को क्रेडिट कर दो। कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ दिखानी है, ये यहाँ दिखानी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट बैलेंस शीट में इस ऑर्डर में दिखाई जाएगी। तो बेसिकली ये सारी क्या हैं आपके रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी का मतलब है बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि आपको बताती है रूल्स के बारे में कि कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तब। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग। नेक्स्ट है देखो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग की कुछ और एरियाज़ हैं। ठीक है, कौन से एरियाज़ हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से क्लियर है कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता लग सके। ठीक है, देन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फोकस होता है कॉस्ट के ऊपर, यानी कि हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, हर प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है, कैसे हम इस कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, कैसे हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कितनी आ रही है।
यानी बेसिकली हमारा फंक्शन जो है इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट के ऊपर फोकस्ड होता है, ठीक है। तो हमारा मोटिव होता है कि हम कॉस्ट को कैसे कम से कम करें। देन आता है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो, ये वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो डिसीजन लेने में। जैसे मान लो आपने 5 साल का प्रॉफिट ले लिया या 10 साल का प्रॉफिट ले लिया, उसको आप ग्राफ की फॉर्म में या कोई ना कोई डायग्राम बना के इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि मैनेजमेंट को समझ आ जाए कि भाई आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और बढ़ रहा है तो किस वजह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो किस वजह से कम हो रहा है, ताकि उस बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। फाइन। देन है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि हम अलग तरह के जो हमारे टैक्सेस हैं उनको कंप्यूट कर सकें कि कितनी कितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। देन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, देखो बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, एक सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड है, तो सोसाइटी के लिए भी उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। क्या वहाँ पे मान लो कोई स्कूल खुलवाया है उसने, या वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, या कोई मान लो ट्री प्लांटेशन का मतलब ऐसा कुछ काम किया है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली ये बताती है कि बिजनेस ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कितना खर्चा किया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है अकाउंटिंग के सब फील्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन लोग यूज़ करते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कौन से लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखो अकाउंटिंग जो है इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, कि बिजनेस की भाषा है। बिजनेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता लगती है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, दो तरह के यूज़र हैं। इंटरनल यूज़र देखो वो लोग होते हैं जिनके पास मैनेजमेंट का राइट होता है, जिनके पास बिजनेस के अंदर की इन्फॉर्मेशन यानी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मान लो जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी जहाँ पे एक सिंगल पर्सन ओनर है, तो उसका जो ओनर है वो अब एक पर्सन है, उसी का बिजनेस है, उसी का पैसा लगा है, वही उसको मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो वो क्या है, इंटरनल यूज़र है। इसी तरह से मैनेजमेंट है, यानी कंपनी है मान लो और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या है, सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन पता होगी क्योंकि वही कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरनल यूज़र हैं। इंटरनल यूज़र मतलब वो पर्सन जो कि बिजनेस के अंदर की इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। तो ओनर हैं, पार्टनर्स हैं, और मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंटरनल यूज़र्स का पार्ट होते हैं। अब आगे बात आती है एक्सटर्नल यूज़र की। एक्सटर्नल यूज़र मतलब वो यूज़र जो कि एक्सटर्नल है, मतलब जिनके पास अंदर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इनके पास सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी पब्लिक डोमेन में डालती है। यानी कंपनी जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है इनके पास वही इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन आते हैं, ये सब लोग आते हैं। शेयर होल्डर्स, देखो अब आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा। हम कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र हैं, और इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि ओनर इंटरनल यूज़र है। अब शेयर होल्डर ओनर ही तो होते हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ आया। देखो ये जो ओनर की बात मैं कर रही थी ना, ये है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के ओनर की बात। क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी जहाँ एक सिंगल पर्सन ओनर है, या जो पार्टनरशिप है वहाँ पे जो ओनर होता है उसके पास मैनेजमेंट का राइट होता है, वो मैनेज करता है एक्टिविटीज़ को। लेकिन शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, ना कि शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके माने जाएंगे इसके अंदर इंटरनल यूज़र। जो शेयर होल्डर है वो एक्सटर्नल यूज़र है, उनके पास सिर्फ कंपनी जो रिपोर्ट देती है वही होती हैं, ठीक है। देन आते हैं पोटेंशियल ओनर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर या पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी वो पर्सन जो अभी तो ओनर नहीं है लेकिन फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, यानी फ्यूचर में वो शेयर खरीदना चाह रहे हैं या फ्यूचर में बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो वो क्या देखना चाहेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं,
क्या कंपनी में पैसा लगाना सेफ है या नहीं है, क्या कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, ठीक है। देन है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, यानी वो लोग जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं या जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो, तो वो क्या देखना चाहेंगे कि क्या बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या नहीं, क्या बिजनेस टाइमली पेमेंट कर पाता है या नहीं, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जैसे बैंक वगैरह से अगर आप लंबे टाइम तक के लिए लोन लेते हो तो वो क्या देखना चाहेंगे कि भाई बिजनेस की पोजीशन कैसी है, क्या फ्यूचर में हमारा पैसा वापस आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो उस बेस पे बैंक फिर डिसाइड करते हैं कि क्या हमें और लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से होते हैं एम्प्लॉयज़ क्या देखते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमें इसमें शेयर मिलना चाहिए, क्या हमें बोनस की डिमांड करनी चाहिए, ये चीज़ें देखते हैं। देन है टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखती हैं कि क्या टैक्स जो है वो टाइमली दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, जितना टैक्स बनता है उतना दिया जा रहा है या नहीं। इसी तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज देखती हैं कि क्या आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, ये देखते हैं कि बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया, क्या सोसाइटी के लिए कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, ठीक है। देन आते हैं पब्लिक यानी इन जनरल जो लोकल पीपल हैं, वो देखते हैं कि बिजनेस जो है कितना पोल्यूशन कर रही है, क्या वो इन रिटर्न कोई और चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, क्या उसने हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है या नहीं दिया है, क्या हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं या नहीं खोले हैं, ठीक है। देन है कॉम्पिटिटर्स भी देखो ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी की यानी हमारे कंपटीशन में जो कंपनी है उसके प्रॉफिट बढ़े हैं या कम हुए हैं, खर्चे कम हुए हैं या नहीं, ताकि उनको पता लग सके कि इस बिज़नेस की कमी क्या है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। देन हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की, यानी अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? तो पहला है कि ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड कैसे होती है अकाउंटिंग? देखो, आपने मान लो डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस बिजनेस जो एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसकी लाइफ कितनी है। अगर उसकी लाइफ ज़्यादा है या कम है, उस अकॉर्डिंग फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि लाइफ कैसे आप डिसाइड करोगे। बहुत प्रिसाइज तरीका नहीं हो सकता लाइफ डिसाइड करने का। कोई बंदा बोल सकता है कि इसकी एसेट जो है वो ये 10 साल की लाइफ है, कोई कह सकता है 15 साल की लाइफ है, कोई 20 साल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो जब आप प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाते हो, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट कोई कहेगा 2% बना लो, कोई कहेगा 5% बना लो, कोई कहेगा हो सकता है 10% बना लो। तो ये क्या है? पर्सनल जजमेंट है, क्योंकि इसका कोई रूल तो नहीं है कि 2% ही बनाना है, ठीक है। तो यानी इसमें पर्सनल जजमेंट का स्कोप रहता है। हालांकि हमने रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी हैं जिनके अंदर पर्सनल जजमेंट होता ही होता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पता है आपको कैसे बनेगा इसके अंदर? मान लो ये दे दिया आपको कि प्रोविज़न की अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होती है, इससे अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन का पता लगता है। तो ये लिमिटेशन में से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर आपको फाइंड आउट करना होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देन है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन के ऊपर जो आपकी अकाउंटिंग है वो कंसेप्ट और कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड होती है। अभी इस वजह से क्या होता है, अब कई कंसेप्ट और कन्वेंशन, जैसे एक कन्वेंशन है आपकी कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये हम आने वाले लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे लॉस होने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए तो हम प्रोविज़न बनाते हैं, बट जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने वाले हैं उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो इस केस में क्या है कि आप लॉस को काउंट कर रहे हो, फ्यूचर के प्रॉफिट को काउंट नहीं कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए गलत सिचुएशन होगी ना। आपके बिजनेस की जो पोजीशन है फिर आप गलत दिखा रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर के लॉस को काउंट कर रहे हो, फ्यूचर के प्रॉफिट को काउंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन होती है, ये भी बिजनेस की अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है। इन कंसेप्ट और कन्वेंशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके और इम्प्लीकेशंस भी बता दूंगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट हुई इन्फॉर्मेशन, हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी जो मनी के रूप में मेज़र नहीं हो सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग है, देखो कोई भी एसेट आप परचेज करते हो तो आप उसको उस प्राइस के ऊपर शो करते हो जिस प्राइस पे आपने उसे परचेज किया, न कि उस प्राइस के ऊपर जो कि मार्केट में चल रहा है।
तो उस केस में क्या है, आपकी एसेट जो है वो उस प्राइस पे शो हो रही है जिस प्राइस पे आपने उन्हें खरीदा था, न कि उस प्राइस पे जो अभी एक्चुअल में मार्केट का है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की पोजीशन अभी क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो रही है। जैसे मान लो आपने कोई घर खरीदा, जिस टाइम आपने खरीदा था उस टाइम मान लो उसका प्राइस था 10 लाख रुपए, आज उसका प्राइस 1 करोड़ हो गया, लेकिन आप अगर अकाउंट्स में 10 लाख ही दिखा रहे हो तो फिर आपकी यानी अकाउंट्स जो है वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। देन है विंडो ड्रेसिंग से अकाउंट अफेक्ट होते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, खिड़की गंदी लग रही है, आगे पर्दा लगा दो, अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये होती है विंडो ड्रेसिंग, यानी आप अपने बिजनेस की पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए अकाउंट में मैनिपुलेशन कर लेते हो। जैसे आपने क्या है, कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया मतलब मान लो इस साल की ट्रांजेक्शन थी, उसको अगले साल में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग। फाइन। देन है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। देखो अकाउंटिंग में हम प्रीवियस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं हम उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं। फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ें हो चुकी है क्या वही फ्यूचर में होंगी, इस चीज़ की गारंटी है? नहीं है। तो इसलिए अकाउंट्स को हम फोरकास्टिंग के लिए यानी फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें प्रीवियस में हुई हैं, पहले हुई हैं पास्ट में, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आगे भी होंगी। फाइन। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ क्वालिटेटिव बातें हैं। कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए? पहली चीज़ है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल और वेरीफाइएबल होनी चाहिए। वेरीफाइएबल किसको बोलोगे आप? जिसको आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 100 रुपये का सामान खरीदा है, तो जब आपने सामान खरीदा तो आपको बिल वगैरह कुछ मिला होगा। अब उसके बेस पे आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आप इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी अकाउंटिंग जो है वो वेरीफाइएबल बनती है, रिलायबल बनती है। रिलायबल मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, कुछ देखो आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था डेप्रीसिएशन लगाने का, कि अब मशीन की लाइफ है, उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। या मान लो आप प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाते हो 2%, 3%, इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? ये तो अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने % बनाना है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर देखो कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप फैक्चुअली वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एटलीस्ट इतना तो हो कि कोई पर्सनल बायसनेस ना हो, यानी अकाउंटेंट जो है वो पर्सनल बायसनेस से ना खेले, जितना उसका बनता है उतना प्रोविज़न बनाए। यानी दो चीज़ें हैं रिलायबिलिटी के अंदर, एक तो ये है कि जहाँ तक कोशिश हो वो ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए, यानी उसको हम चेक कर सकें। फिर भी क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसके लिए वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जैसे प्रोविज़न वगैरह बनाना, तो वहाँ पे हम प्रोविज़न फेयर तरीके से बनाएं, जितना प्रोविज़न बनता है उतना ही बनाएं, ठीक है। देन आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए, अननेसेसरी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं, ये चीज़ मैटर करती है कि अमाउंट ऑफ डेटर्स कितना है। यानी ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपसे कितने लोग पैसा मांगते हैं या आप कितने लोगों से पैसा मांगते हो। मैटर ये करता है कि आप कितनी अमाउंट लोग आपसे मांगते हैं और इन टोटल कितनी अमाउंट आपको लोगों से लेनी है। यानी कि नंबर ऑफ डेटर्स या क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो नंबर दिखाने का कोई मतलब नहीं है, वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो रेलेवेंस का मतलब है कि सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए, फालतू की इन्फॉर्मेशन ना दिखाई जाए। देन है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग में जानबूझ के ऐसी चीज़ें इंक्लूड ना की जाएं कि किसी को समझ ही ना आए। वो अकाउंट्स ऐसे बने होने चाहिए कि एक लेमैन पर्सन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है अकाउंट्स की, वो उसको समझ पाए, ठीक है। तो इसके लिए आप फुटनोट्स वगैरह की भी हेल्प ले सकते हो कि कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है अगर, तो वो आप फुटनोट में दिखा सकते हो। देन है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओ। कंपेयर करने का मतलब है पिछले साल के अकाउंट्स को आप इस साल से कंपेयर कर पाओ। अब ये कब होगा, जब देखो जो आपने पिछले साल मेथड फॉलो किए थे वही आप इस साल करोगे तो अकाउंट्स कंपेरेबल हैं। समझे इस चीज़ को? यानी मान लो आपने पिछले साल
स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया था, और इस साल भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हो डेप्रिसिएशन का, तो इसका मतलब आप अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप हर साल मेथड चेंज करते रहोगे तो आपके अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो यानी कंपेरेबल अकाउंट्स बनाने का मतलब है कि आप अकाउंट्स इस तरह से बनाओ कि वो ईजिली कंपेयर किए जा सकें एक दूसरे से। फाइन। देन है फेथफुल प्रेजेंटेशन। हाँ, एक चीज़ और, कंपेरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ जो आपने ले ली वो हमेशा के लिए बनी रहे, उसको आप चेंज कर सकते हो, बट कंपेरेबल रहने चाहिए अकाउंट्स। यानी कि जो आपने मेथड अडॉप्ट किया उसको ऐसे नहीं कि आप रेंडमली चेंज करते रहो। जब चेंज ज़रूरी है तब तो देखो आप करोगे ही, बट कंपेरेबल होने का मतलब है कि बेसिक जो यूनिट है वो सेम रहे आपका। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप टन के हिसाब से लिख रहे थे, अब आप केजी के हिसाब से लिखने लग गए आइटम्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या पहले आप डॉलर के अंदर बना रहे थे फिर आप रुपीज़ में बनाने लग गए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन फेथफुल प्रेजेंटेशन की आप भरोसा जीतने के लिए अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो फेथफुल होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग देखो क्या है, अकाउंटिंग का रोल एज ए लैंग्वेज भी होता है। एज ए लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है, ठीक है। देन रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी पीछे क्या हुआ है बिजनेस के अंदर वो सारे का रिकॉर्ड जो है वो अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करती है। देन रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग की मदद से आपको नेट प्रॉफिट पता लगते हैं। अकाउंटिंग की मदद से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है, एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल कितनी है वो पता लगती है। फिर रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, देखो अकाउंटिंग एक सर्विस है। क्यों है सर्विस, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग कोई गुड्स तो नहीं प्रोवाइड कर रही है आपको, अकाउंटिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फाइन। तो आज के लेक्चर में हमने जितना कुछ सीखा आई होप वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे इसी तरह के क्विक रिवीजन वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।